अब देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। एंडोजेनसली सिंथेसाइज्ड विटामिन, तो बॉडी सिंथेसिस करती है कुछ विटामिन लाइक नियासिन एंड विटामिन डी। फिर दूसरा विटामिन के, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इंटेस्टिनल फ्लोरा। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल दे आर KADE, फैट सॉल्युबल विटामिन। बाकी सारे बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी दे आर वाटर सॉल्युबल। अब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उनमें इतने सारे टाइप्स आते हैं। तो कुछ एनर्जी रिलीजिंग विटामिन होते हैं, विटामिन बी, मेटापोइटिक एंड अदर्स। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन दे आर B1, B2, B3 एंड B5। हेमेटोपोइटिक दे आर फॉलिक एसिड एंड कोबालामाइन। Folic acid is B9, cobalamin is B12, and others is B6 pyridoxine. Difference between fat soluble and water soluble. Fat soluble they require chylomicron for absorption, water soluble doesn't require. Excretion, fat soluble they are not excreted in urine, water soluble are excreted in urine. Storage, fat soluble in liver and adipose tissue, water soluble they are not stored, directly excreted. Toxicity इसमें present होती है, इसमें absent होती है, except niacin and B6. फंक्शन, देयर वेरियस फंक्शन होते हैं, बट मेनली विटामिन आर कोएंजाइम्स। फिर एक तो ये याद रखना है, एक्सक्रीशन, स्टोरेज, बस ये याद रखना। अब पहला विटामिन ए। विटामिन ए के दो टाइप होते हैं, प्रो विटामिन जो प्लांट सोर्स से मिलते हैं, और दूसरा प्री फॉर्म्ड विटामिन जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं। प्रो विटामिन ए को दूसरा कहता है कैरोटिनॉइड्स, एंड प्री फॉर्म्ड विटामिन उन्हें कहता है रेटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स दे आर फ्रॉम प्लांट सोर्स, रेटिनॉइड्स दे आर फ्रॉम एनिमल सोर्स। विटामिन ए दे हैव अ रिंग स्ट्रक्चर, के रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बीटा आयोनॉन रिंग एंड आइसोप्रिनॉड यूनिट। बीटा आयोनॉन रिंग एंड आइसोप्रिनॉड यूनिट। इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। तो हमने विटामिन ए लिया, या तो मीट से हो सकता है या फिर वेजिटेबल से। मीट से होगा तो रेटिनॉइड्स होगा, और वेजिटेबल से होगा तो कैरोटिनॉइड्स। फिर वो कन्वर्ट हो बीटा कैरोटीन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल। ये रेटिनॉल फॉर्म हुआ बाय डाईऑक्सीजनेस एंजाइम इन द इंटेस्टाइन। फिर ये काइलोमाइक्रोन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द लिवर, वेयर इट इज़ स्टोर्ड एज अ रेटिनाइल एस्टर या पाल्मिटेट इन द आइटोसेल्स। आइटोसेल्स यहाँ पे विटामिन ए स्टोर होता है। क्लियर, रेटिनॉल फॉर्म हुआ, रेटिनॉल काइलोमाइक्रोन में ट्रांसपोर्ट हुआ, लिवर में गया, रेटिनाइल एस्टर में कन्वर्ट हुआ, और वहाँ पे आइटोसेल्स में स्टोर हुआ। फिर जहाँ जहाँ पे टारगेट सेल्स होंगे, टारगेट साइट होगी, वहाँ पे ये विटामिन ए ट्रांसपोर्ट होगा इन अ कॉम्प्लेक्स बाउंड टू RBP, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसथायराइड। तो ये उसका मेटाबॉलिज्म। रेटिनॉइड, उसके तीन फॉर्म होते हैं, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड एंड रेटिनॉल। रेटिनाल दे आर ऑल ट्रांस रेटिनाल, 11-cis रेटिनाल रिक्वायर्ड फॉर विजन। ये रेटिनाल दे आर रिक्वायर्ड फॉर विजन। फिर रेटिनोइक एसिड दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। फिर रेटिनॉल इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये तीन फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉइड हो गए, रेटिनाल विजन, रेटिनोइक एसिड ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, रेटिनॉल फॉर रिप्रोडक्शन। कैरोटिनॉइड्स जो प्लांट सोर्स से डिराइव होता है, बीटा कैरोटीन रिंग होती है उनमें, बस ये याद रखना है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रो विटामिन। फिर एक साइकिल है विच इज़ वर्ल्ड विजुअल साइकिल। ये वर्ल्ड विजुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है? रोडोप्सिन से। रोडोप्सिन एक विजुअल पिगमेंट है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 11-cis रेटिनॉल एंड ऑप्सिन। ओके, 11-cis रेटिनॉल एंड ऑप्सिन मिलकर बनाते हैं रोडोप्सिन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये फिर कन्वर्ट होता है इनटू ऑल ट्रांस रेटिनॉल, ऑल ट्रांस रेटिनॉल, फिर यहाँ पे 11-cis रेटिनॉल, 11-cis रेटिनॉल के पहले ऑल ट्रांस रेटिनॉल, फिर ऑल ट्रांस रेटिनॉल, फिर सिस में आएगा 11-cis रेटिनॉल, 11-cis रेटिनॉल, तो बाद में अल्टीमेटली रोडोप्सिन फिर से बनता है। तो ये वर्ल्ड विजुअल साइकिल है, बस यही याद रखना। और ये इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं थ्रू आइसोमरेज एंजाइम। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल स्किन म्यूकोजा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नॉर्मल रिप्रोडक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है स्पेशली बीटा कैरोटीन, तो स्किन डिसीज में भी दे सकते हैं विटामिन ए। फिर फोटो प्रोटेक्टिव रिसेप्टर्स एंड विजन में भी हेल्प करता है। फिर नॉर्मल म्यूकोजा एंड स्किन मेंटेनेंस के लिए जीन एक्सप्रेशन, देन नॉर्मल रिप्रोडक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ एंड फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़। डेफिशिएंसी जब होगी तब एक तो आई मैनिफेस्टेशन होगी, स्किन एंड म्यूकोजा मैनिफेस्टेशन होगी। कि आई में दे आर टुगेदर नोन एज ज़ेरोफ्थैल्मिया, ऑल आई मैनिफेस्टेशन टुगेदर आर नोन एज ज़ेरोफ्थैल्मिया। प्लस
अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होगी, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ग्रीन लाइट, कि ग्रीन लाइट लॉस होगी उसकी सेंसिटिविटी, वो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। देन नाइट ब्लाइंडनेस यानी क्लेलोपिया, कंजंक्टिवल कॉर्नियल जेरोसिस ड्राइनेस, वाइट आउट स्पॉट ड्यू टू कंजंक्टिवल केरेटिनाइजेशन, कॉर्नियल अल्सर एंड केरेटोमलेशिया विच इज कॉर्नियल डिजनरेशन। क्लियर, तो इतनी सारी कंडीशंस हो गई है, टुगेदर दे आर नोन एज ज़ेरोफ्थेल्मिया। कॉर्नियल अल्सर, कंजंक्टिवल अल्सर, कॉर्नियल डीजनरेशन, केरेटोमलेशिया, बाइट आउट स्पॉट, कंजंक्टिवल एंड कॉर्नियल जेरोसिस या ड्राइनेस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ग्रीन लाइट। ये कॉर्नियल अल्सर, बाइट आउट स्पॉट भी देखने को मिलता है, दिस इज द बाइट आउट स्पॉट कि कंजंक्टिवा में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद ये आई की मैनिफेस्टेशन, देन स्किन एंड म्यूकोसा की मैनिफेस्टेशन। तो पहला है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, मतलब इस तरीके से बॉयल्स जैसा स्ट्रक्चर हो जाएंगे, इसे कहते हैं टॉर्ड स्किन। फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस या फिर टॉर्ड स्किन, जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी वैसी स्किन होती है, टॉर्ड स्किन। देन स्क्वामस मेटाप्लेजिया होगा, तो ये मैनिफेस्टेशन है आइज की एंड स्किन एंड म्यूकोसा की। यूजेस, सो दे आर यूज्ड फॉर क्यूटेनियस, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस पोरफायरिया, चाइल्डहुड न्यूरोब्लास्टोमा, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, and differentiation therapy in promyelocytic leukemia. Vitamin A toxicity commonly seen in Arctic explorers. Organelles जो डैमेज होगा वो होगा लाइसोसोम, तो इसकी मैनिफेस्टेशन दे सूडो ट्यूमर सेरेब्री, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, हिपेटोमेगाली, हाइपरलिपिडीमिया। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में वेट लॉस, एनोरेक्सिया, रेस्टलेसनेस, बोनी एक्सटोसिस। प्रेगनेंसी में जो आइसोट्रेटिनॉइन विटामिन ए एनाल होगा, इट इज़ टेराटोजेनिक, ओके, याद रखना है, आइसोट्रेटिनॉइन इट इज़ टेराटोजेनिक। रेटिनोइक एसिड इट हैज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विच कॉजेस बोन डीमिनरलाइजेशन, सो इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, और ये डेली रिकमेंडेड अलाउंस है। देन दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, एग, लीवर, चीज़, प्लांट सोर्स में कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। Richest sources halibut liver oil, second is cod liver oil, second richest is cod liver oil, richest is halibut liver oil, carrots they are richest plant source। अब विटामिन ए ऐसे उसके लिए हम यूज़ करेंगे डार्क एडेप्टेशन टाइम, और दूसरा सीरम विटामिन ए बाय कार एंड प्राइस रिएक्शन। इसी था विटामिन ए के बारे में, ये इसके यूजेस याद रखना है, डेफिशिएंसीज याद रखनी है, उसके फंक्शंस याद रखने हैं मोस्टली, और ये फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए। अब देखते हैं विटामिन डी, ई एंड के बारे में। सबसे पहले विटामिन डी, सोर्स इसका होता है सन, के सोर्स इज सन, इट इज़ एंडोजेनसली सिंथेसाइज्ड विटामिन। दो सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स कमर्शियली अवेलेबल विटामिन है विच इज़ अर्गोकैल्सिफेरॉल, एनिमल सोर्स इट इज़ कॉलीकैल्सिफेरॉल। अब सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, तो हमारी स्किन में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो जब सन में से UVB रेज यहाँ पे गिरती है तो ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है इनटू कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल। फिर ये कोलेकैल्सिफेरॉल DBP इट इज़ डी बाइंडिंग प्रोटीन या अल्फा 1 ग्लोबुलिन, तो इससे बाइंड हो जाता है और फिर ये कैरी करता है कोलेकैल्सिफेरॉल को लीवर में, कि लीवर में आ गया ये कोलेकैल्सिफेरॉल। अब क्या होगा, अब ये लीवर में आ गया कोलेकैल्सिफेरॉल, अब एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, ये कोलेकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट करता है इनटू 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सी डायोल। उसके बाद ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जाता है इनटू किडनी में एक दूसरा एंजाइम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के एंजाइम का नाम याद रखना है। लीवर में होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, किडनी में होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज उसको एक्टिवेट कौन करता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज उसको एक्टिवेट करता है, और ये एंजाइम फिर ये 25 कोलेकैल्सिफेरॉल उसको कन्वर्ट करता है इनटू 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सीट्रायल इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। क्लियर, कैल्सीट्रायल इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, जो कौन करवाता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया विटामिन डी का 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप कहाँ पे होता है, स्किन में, सेकंड स्टेप होता है लीवर में, और थर्ड स्टेप होता है किडनी में। क्लियर, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन एंड इट एंड अ डिक्रीज इन फॉस्फेट लेवल, मतलब फॉस्फेट लेवल जब कम होगा तभी भी ये पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट होगा। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, तो 2 फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन। इसमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, इन द बॉडी।
अब ये विटामिन डी 3 ऑर्गन पे एक्ट करता है, इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन। इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन। विटामिन डी अपने साइड में लिखा। विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को भी इंक्रीज़ करेगा बॉडी में और फॉस्फेट लेवल उसको भी इंक्रीज़ करेगा बॉडी में। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल उसको इंक्रीज़ करेगा लेकिन फॉस्फेट लेवल उसको डिक्रीज़ करेगा बॉडी में से। अब ये विटामिन डी कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कैसे करता है, तो 3 जगह पे एक्ट करता है। हमने देखा ये इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन पे। तो एक्शन ऑन द किडनीज, तो किडनीज पे डिस्टल ट्यूब्यूल पे जाता है और फिर बाइंड करता है कैलबाइंडिन 28 के TRPV, बस सिर्फ डिस्टल ट्यूब्यूल में जाता है और फिर ये इट फेवर्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इससे कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल दोनों इंक्रीज़ होंगे, तो किडनी में जाके उसका रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा, रिजल्ट इन इंक्रीज सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, इट फेवर्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ओनली कैल्शियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। क्लियर, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल। किडनी की एक्शन, किडनी पे एक्शन देख ली, पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्शन देख ली, और अब एक्शन ऑफ ऑन बोन्स। बोन में क्या करेगा, विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों क्या करेंगे, विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन ये दोनों ऑस्टियोब्लास्ट में जाएंगे, वहाँ पे रैंक लाइगेंड होता है उससे बाइंड करेंगे। अब ये रैंक लाइगेंड एक्टिवेट होगा तो फिर वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा और ये फिर जो बोन होता है उसमें से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लेके आएगा, तो इससे बोन डीमिनरलाइजेशन होगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन। कैल्शियम बोन में से आएगा ब्लड में, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। क्लियर, पहले रैंक लाइगेंड में बाइंड करता है जो प्रेजेंट होता है इन द ऑस्टियोब्लास्ट, फिर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होता है। इट फेवर्स बोन रिजॉर्प्शन, विच फेवर्स इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। विटामिन डी ऑल्सो कॉज मिनरलाइजेशन, मतलब जब अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो विटामिन डी ब्लड में से कैल्शियम बोन में लेके आएगा, तो बोन मिनरलाइजेशन उसको भी फेवर करेगा। इसलिए अगर विटामिन डी नहीं होगा तो फिर बोन का मिनरलाइजेशन वो भी नहीं होगा और उस डिजीज़ को कहते हैं रिकेट्स। इससे कैल्शियम डिपोजिशन बोन में वो नहीं होगा, तो इसे कहते हैं रिकेट्स, विच इज डिक्रीज्ड मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन विच अकर्स मेनली ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। और ये बोन मिनरलाइजेशन कैसे करेगा, बाय स्टिमुलेटिंग द ऑस्टियोब्लास्ट, इंक्रीज इन द ऑस्टियोकैल्सिन लेवल विच इज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन विच डिपोजिट्स कैल्शियम इन द ऑस्टियोइड मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये हमने रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल देख लिया बॉडी में। एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एक्शन ऑन द किडनीज, पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्शन, एक्शन ऑन द बोन्स, बोन में ये बोन डीमिनरलाइजेशन भी करवाता है और मिनरलाइजेशन भी। विटामिन डी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन, इट इज एग्जिबिटेड इन TB ओनली। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन, विटामिन डी इट इज़ द होली ग्रेल ऑफ कैंसर मेडिसिन, मतलब विटामिन डी इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो इट कैन लीड टू कोलोन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। विटामिन डी इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव ऑफ प्री डायबिटिक एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे ऑफ विटामिन डी मेजर करने के लिए हम सीरम ऑस्टियोकैल्सिन उसको मेजर करेंगे, सीरम ऑस्टियोकैल्सिन विच इज़ द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, और नॉर्मल लेवल होना चाहिए विटामिन डी का 20 to 100 नैनोग्राम पर ml। रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है लीडिंग टू डिक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल दोनों लो होंगे। सीरम कैल्शियम लो हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फॉस्फेट हमेशा लो होगा। अब इसमें होता क्या है, इनिशियली लो कैल्शियम होगा तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट करेगा 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को किडनी में जो होता है, तो उससे विटामिन डी इंक्रीज़ होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन वो फॉस्फेट लेवल को कम करता है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो फिर बॉडी में और कम फॉस्फेट लेवल होगा। क्लियर, इंक्रीज सीरम कैल्शियम कैन बी सीन बट सीरम फॉस्फेट लेवल इज ऑलवेज डिक्रीज्ड, तो ये हमेशा याद रखना है। कैल्शियम लेवल कैन बी डिक्रीज्ड या इट कैन बी नॉर्मल और इवन इंक्रीज्ड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉस्फेट लेवल इज ऑलवेज डिक्रीज्ड। तो ये रिकेट्स की बेसिक बायोकेमिकल चेंजेस। अब मॉलिकुलर डिफेक्ट्स, तो इतने टाइप्स के रिकेट्स होते हैं। पहला है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1, इसमें डिफेक्ट होता है इन द 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, विटामिन डी फॉर्म ही नहीं होता, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो फॉर्म ही नहीं होता, तो ये पहला टाइप। दूसरे टाइप में उसका नाम है ट्रू विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, मतलब विटामिन डी फॉर्म तो होता है लेकिन विटामिन डी का जो रिसेप्टर होता है उसमें म्यूटेशन होती है, तो इट इज़ ट्रू विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, विटामिन डी की रेजिस्टेंट आ जाती है इसमें। फिर है एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जिस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म, म्यूटेशन इन फैक्स जीन लीडिंग टू इंक्रीज्ड FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फोल्ड, ऐसा कुछ है। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपोफॉस्फेटेमिक, और ये जीन के नाम है डेंटिन जीन। बस, तो ये मॉलिकुलर डिफेक्ट्स इन रिकेट्स। टॉक्सिसिटी, इट कैन लीड टू कैल्सिनोसिस एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। रिचेस्ट डाइटरी सोर्स इट इज हेलीबट लिवर ऑयल एंड ओनली डाइटरी सोर्स इज फिश।
डेली अलाउंसेस एडल्ट में 5 माइक्रोग्राम या 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये विटामिन डी के बारे में। ओके, ये रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम याद रखना है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन बस, और ये उसका फॉर्मेशन भी याद रखना है। उसके बाद है विटामिन ई के शॉर्ट में देखेंगे, ऑल्सो नोन एज अल्फा टोकोफेरॉल, विच इज़ बायोलॉजिकली मोस्ट पोटेंट। विटामिन ई इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इट प्रिवेंट लिपिड पेरोक्सीडेशन, so protects the LDL from oxidation. बस विटामिन ई डेफिशिएंसी इट कैन कॉज एक्सोनल डीजनरेशन, हीमोलिटिक अनीमिया, एक्सोनल डीजनरेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया। ये 3 याद रखना है, एक्सोनल डीजनरेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड हीमोलिटिक अनीमिया। आइज में इट कैन कॉज पिगमेंटेड रेटिनोपैथी, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया एंड नीस्टैग्मस। सो विटामिन ई इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, पहला इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, स्लो एजिंग, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया एंड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। टॉक्सिसिटी कैन इंटरफियर विथ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड विटामिन के फंक्शन। सेलेनियम विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को कम करता है, बस ये याद रखना। सेलेनियम डिक्रीजेज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। अब विटामिन के स्टैंड्स फॉर कोएगुलेशन। 3 फॉर्म होता है, K1, 2 एंड 3। फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना, पोस्ट ट्रांसलेशनल गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इन दिस फैक्टर्स, दे आर द कोएगुलेटिव फैक्टर्स। तो इन शॉर्ट विटामिन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, बस ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। विटामिन के इट इज़ कंपेटिटिवली इनहिबिटेड बाय वॉरफेरिन एंड डाइक्यूमेरॉल विच इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ वॉरफेरिन। तो वॉरफेरिन याद रखना है। विटामिन के एंड वॉरफेरिन दोनों ऑपोजिट। विटामिन के कोएगुलेशन करवाता है और वॉरफेरिन इट इज़ अ एंटीकोएगुलेंट। विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें कोएगुलेशन नहीं होगा, लीडिंग टू इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होंगी कि विटामिन के डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होंगी, और न्यू बोन्स दे आर मोर ससेप्टेबल टू विटामिन के डेफिशिएंसी बिकॉज देर आर डिक्रीज्ड फैट सोर्स। एक तो स्टोर्स नहीं होते, गट जो है वो स्टराइल होता है क्योंकि विटामिन के इंटेस्टिनल फ्लोरा में से ही बनता है। स्टराइल गट होता है, ब्रेस्ट मिल्क भी पुअर सोर्स है, लेस प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट एंड इमेच्योरिटी ऑफ द लंग्स। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से न्यू बोन्स दे आर मोर ससेप्टेबल टू विटामिन के डेफिशिएंसी होगी, लीडिंग टू ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस। अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी इट विल लीड टू हीमोलिसिस के डेफिशिएंसी, तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, टॉक्सिसिटी, तो फिर हीमोलिसिस। उसकी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया होगा, कर्निक टेरस एंड ब्रेन डैमेज। तो ये विटामिन के बारे में। तो देखते हैं हीमेटोपोइटिक विटामिन के बारे में। तो इसमें 2 विटामिन है, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड, दूसरा विटामिन B12 या फिर कोबालामाइन। जो फॉलिक एसिड है इट इज़ मेनली प्लांट ओरिजिन एंड कोबालामाइन इट इज़ एनिमल ओरिजिन। तो एनिमल ओरिजिन कोबालामाइन, इसलिए प्योर वीगन्स जो होता है दे डेवलप मोस्टली विटामिन B12 डेफिशिएंसी। पहले देखते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। अब फॉलिक एसिड उसका एक्टिव फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, THFA, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब जब भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी इट विल लीड टू न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिफेक्ट। जो फॉलिक एसिड होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड THFA, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस। ये जो THFA है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस। तो अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो इट विल कॉज न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिफेक्ट। और ये THFA बनता कैसे है, तो हमारे डायट्री फॉर्म में मिथाइल THFA होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है। तो B12 की मदद से ये मिथाइल ग्रुप इट इज़ रिमूव और मिथाइल THFA बन जाता है सिंपल THFA। और जो मिथाइल ग्रुप था वो B12 ले लेता है, तो B12 वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिथाइल कोबालामाइन, मिथाइल B12। होपफुली क्लियर हो गया हो। सो क्लियर। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, पहला एक तो डिक्रीज DNA सिंथेसिस, दूसरा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा, RBC का मैच्योरेशन नहीं होगा तो RBC की साइज़ इंक्रीज हो जाएगी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। उसके बाद ये 2 हो गए। उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा, एनेनकेफली, ये सब हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये भी होता है ड्यू टू डिक्रीज DNA सिंथेसिस। सो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सप्लीमेंट द फीमेल विथ फॉलिक एसिड टैबलेट्स। तो ये 3 डेफिशिएंसी होगी, डिक्रीज DNA सिंथेसिस, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फोर्थ इज होमोसिस्टिनीमिया एंड होमोसिस्टिनूरिया। अब ये B12 एंड फॉलिक एसिड एक और रिएक्शन करवाता है विच इज़ कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टिन टू मिथियोनिन। तो अगर B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो ये होमोसिस्टिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और होमोसिस्टिन एक्यूमुलेट होगा इन द बॉडी और फिर वो यूरिन में भी पास होगा। तो इसलिए इसे कहता है होमोसिस्टिनीमिया एंड होमोसिस्टिनूरिया। क्लियर। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। अब बायोकेमिकल असेसमेंट, इसमें मेजर करेंगे सीरम फोलेट, रेड सेल फोलेट और बाकी ये सारे टेस्ट है, सिर्फ नाम याद रखना है। पेरिफेरल स्मीयर में मैक्रोसाइट्स सीखेंगे, टीयर ड्रॉप सेल, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल एंड आइसोपोइकिलोसाइट्स।
तो ये बायोकेमिकल असेसमेंट है ऑफ फॉलिक एसिड। उसके बाद एक ड्रग है विच इज़ मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट इट इज़ एंटीफोलेट ड्रग, मतलब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाता है। मिथोट्रेक्सेट इट कॉजेज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मतलब ये डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो इसलिए मिथोट्रेक्सेट इज़ यूज्ड मोस्टली इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर हम एंटीफोलेट टैबलेट दे रहे हैं तो साथ में हम उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, फॉलिनिक एसिड। तो फॉलिनिक एसिड इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फॉलेट डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय एंटीफोलेट ड्रग्स। तो ये याद रखना है बस। तो ये फॉलिक एसिड के बारे में। दूसरा है विटामिन B12 या कोबालामाइन। इसका एब्जॉर्प्शन होता है माउथ में, पैसिव 1% मोस्टली होता है इलियम में। एब्जॉर्प्शन इलियम में याद रखना है। इसका एब्जॉर्प्शन होता कैसे, हमने डाइट में लिया, डाइट में कौन सा फॉर्म होगा, कोबालामाइन। अब ये कोबालामीन होगा, अब ये कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में ये बाइंड होगा विथ हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन सिक्रेट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स फिर आगे स्टमक में से कहाँ जाएगा, इलियम में। अब इलियम में जो पेंक्रियाटिक ज्यूसेस होते हैं वो ये हेप्टोकोरिन को ब्रेक डाउन कर देंगे, तो कोबालामाइन अकेला बचेगा। अब यहाँ पे कोबालामाइन कन्वर्ट होगा विथ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कौन सिक्रेट करेगा, स्टमक। तो इलियम में कोबालामाइन कंबाइन होगा विथ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सिक्रेट कर रहा है, स्टमक, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। ये कॉम्प्लेक्स जो बना कोबालामाइन प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, ये फिर बाइंड होगा विथ क्यूब्यूलिन। क्यूब्यूलिन एक रिसेप्टर का नाम है जहाँ से फिर ये कोबालामाइन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एक बार एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो B12 होता है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस साइट्स जहाँ पे उसकी ज़रूरत है विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसकोबालामाइन। ट्रांसकोबालामाइन ये ट्रांसपोर्ट करता है B12 को, ठीक है। TC1 एंड TC2, ट्रांसकोबालामाइन 1 एंड 2, मेन कैरियर प्रोटीन इज ट्रांसकोबालामाइन 2। तो ये उसका एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, क्लियर। ये हेप्टोकोरिन याद रखना है, पेंक्रियाटिक ज्यूस, इंट्रिंसिक फैक्टर, क्यूब्यूलिन एंड ट्रांसकोबालामाइन। अब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12, जैसे फॉलिक एसिड का था टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, वैसे B12 का है एडिनोसिल B12 एंड मिथाइल B12। अब ये B12 वो दो रिएक्शन में काम आता है, एक तो फॉलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड वो हो गया, सॉरी 3 रिएक्शन में। एक तो ये हो गई, दूसरी है मिथाइल मेलोनाइल कोए टू सक्सिनाइल कोए, मिथाइल मेलोनाइल कोए टू सक्सिनाइल कोए, और तीसरी है होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन। अब ये दूसरी वाली जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ B12 करवाता है, ये रिएक्शन सिर्फ B12 करवाता है। जो होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन है ये B12 भी करवाता है और फॉलिक एसिड भी करवाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सिर्फ चीज़ याद रखनी है, जो एडिनोसिल B12 है वो मिथाइल मेलोनाइल कोए टू सक्सिनाइल कोए करवाता है और मिथाइल B12 है वो होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन करवाता है। अब डेफिशिएंसी ऑफ B12, तो ये डेफिशिएंसी की होगी या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या माल अब्जॉर्प्शन ड्यू टू ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस या पर्निशियस एनीमिया, या अगर इंटेंस फैक्टर का डिस्ट्रक्शन होगा तो B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो पर्निशियस एनीमिया एंड ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। फिर गैस्ट्रिक कॉज, इंटेस्टिनल कॉज, जो इलियम एब्जॉर्ब करता है B12 को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लाइक इलियल रिसेक्शन, क्रॉन्स डिसीज, स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम। और लास्ट वो है फिश टेपवर्म, डाईफाइलोबोथरियम लेटा, फिश टेपवर्म याद रखना है। तो दिस आर द कॉजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माल एब्जॉर्प्शन, इसमें ये याद रखना है, गैस्ट्रिक कॉज, इंटेस्टिनल कॉज, इलियल रिसेक्शन एंड फिश टेपवर्म। इसके बाद मैनिफेस्टेशंस ऑफ B12 डेफिशिएंसी। तो पहला है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ये फॉलिक एसिड भी करवाता है और B12 डेफिशिएंसी भी होगी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड B12 डेफिशिएंसी दोनों में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। मेजरली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, कि मोस्टली वो होता है ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर B12 डेफिशिएंसी नहीं होगी, सॉरी B12 डेफिशिएंसी होगी तो फॉलिक एसिड भी एक्टिवेट नहीं होगा, इट विल लीड टू मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो मेन कॉज इट इज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फिर डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैच्योरेशन, होमोसिस्टीनीमिया, मिथाइल मेलोनाइल एसिडूरिया, तो ये सारे मैनिफेस्टेशन। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से या B12 डेफिशिएंसी। तो उसके लिए आगे जो एक रिएक्शन देखी थी ये वाली, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ B12 ही करवाता है, होमोसिस्टीन वाली रिएक्शन दोनों करवाता है। तो अगर हम होमोसिस्टीन मेजर करेंगे तो ये दोनों कम आएंगे, लेकिन अगर होमोसिस्टीन मेजर करेंगे तो होमोसिस्टीन ज़्यादा आएगा, तो उसमें B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है और फॉलिक एसिड भी हो सकती है।
लेकिन अगर मिथाइल मेलोनाइल को वो ज़्यादा आया तो 100% इट इज़ B12 डेफिशिएंसी। तो हम सीरम मिथाइल मेलोनेट वो मेजर करेंगे टू डिफरेंशिएट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी। होपफुली क्लियर हो गया। ये 2 रिएक्शन याद रखेंगे। मिथाइल मेलोनाइल ए वो हम मेजर करेंगे, अगर वो ज़्यादा आया देन इट इज़ एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी। अब B12 डेफिशिएंसी जब होगी तब पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। वो होंगे ड्यू टू माइलिन ब्रेकडाउन। माइलिन शीट अफेक्ट होगी या डैमेज होगी, जितना याद रखना। अब असेसमेंट ऑफ B12 डेफिशिएंसी, तो सीरम कोबालामाइन, होमोसिस्टिन, सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूनिक फॉर B12 etiology। फिर शेडिंग टेस्ट, पेरिफेरल स्मीयर, बोन मैरो साइटोलॉजी। तो असेसमेंट ऑफ फॉलिक एसिड भी देख लिया, B12 डेफिशिएंसी उसकी असेसमेंट भी देख। अब जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल फाइंड द कॉज। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फॉलिक एसिड या B12 डेफिशिएंसी। अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हुआ तो भी हम B12 सप्लीमेंटेशन तो देंगे ही साथ में। क्यों? क्योंकि B12 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉलिक एसिड एक्टिवेशन। ये रिएक्शन कौन हो रहा था? B12। तो अगर हम सिर्फ फॉलिक एसिड देंगे तो जो B12 स्टोर थे वो यूज़ हो जाएंगे इन फॉलिक एसिड एक्टिवेशन, तो अल्टीमेटली B12 डेफिशिएंसी वो क्रिएट हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो, या B12 डेफिशिएंसी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम B12 सप्लीमेंटेशन करेंगे अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो भी। अगर नहीं करेंगे तो इट विल वर्सन द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, वर्सन द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। तो ये था विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फिर अब देखते हैं एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स, मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो उसमें पहला विटामिन B1, जिसका दूसरा नाम है थायमिन, कि विटामिन B1 ऑल्सो नोन एज थायमिन। उसका दूसरा नाम है एंटी बेरीबेरियन एंटी न्यूराइटिक। वो क्यों है वो हम बाद में देखते हैं। अब विटामिन B1 जो थायमिन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड द सोर्सेज आर एल्यूरोन लेयर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बिटवीन द वाइट एंड ब्राउन लेयर्स ऑफ द सीरियल। जो सीरियल्स होता है राइट्स, वीट, उनमें 2 लेयर्स होता है, उनमें एक एल्यूरोन लेयर होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है थायमिन का। सो सोर्सेज आर अनपॉलिश्ड राइस, होल व्हीट फ्लोर, यीस्ट। अगर ये लेयर रिमूव हो जाएगा तो फिर थायमिन का सोर्स वो भी रिमूव हो जाएगा। सो पॉलिश्ड राइस, उसमें थायमिन का सोर्स रिमूव हो जाएगा, एल्यूरोन लेयर रिमूव हो जाएगा। पार बॉइलिंग इज़ द प्रिफर्ड मेथड टू फॉर कुकिंग द राइस टू प्रिवेंट दिस। फिर उसका एक्टिव फॉर्म क्या है? तो एक्टिव फॉर्म का नाम याद रखना है, थायमिन थायरोफॉस्फेट, TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट या फिर थायमिन डाइफॉस्फेट। ये एक्टिव फॉर्म है ऑफ विटामिन B1 थायमिन। अब थायमिन पायरोफॉस्फेट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहली है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के फॉलोइंग एंजाइम्स में ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करती है। सो एंजाइम्स का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, ब्रांच चेन कीटो डिहाइड्रोजनेस, ट्रांस कीटोलेस। ये 4 एंजाइम्स के नाम याद रखना है। इन 4 एंजाइम जो रिएक्शन कर रहा होता है, उन रिएक्शन में होता क्या, एक तो एनर्जी जनरेशन होती है, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ न्यूक्लियस, और ये NADH जनरेट करता है। NADH से ATP जनरेट होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि NADH जनरेट करता है उससे ATP जनरेट होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये विटामिन B1 एक तो एनर्जी जनरेशन के लिए काम आता है, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसलिए इसका दूसरा नाम था एंटी न्यूराइटिक। तो एनर्जी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? सो डेफिशिएंसी इट इज़ मोर कॉमन इन अल्कोहलिक्स बिकॉज अल्कोहल डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमिन। तो ये अल्कोहलिक में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 ज़्यादा देखने को मिलती है, और पेशेंट्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायूरेटिक थेरेपी। डेफिशिएंसी ऑफ B1 उसे कहता है बेरीबेरी। अब 2 टाइप की बेरीबेरी होती है मेन, एक तो ड्राई बेरीबेरी एंड वेट बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी में CVS मैनिफेस्टेशन होता है, लाइक हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, डिस्पनिया, कार्डियोमेगाली, पेरिफेरल एडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा। के वेट में CVS मैनिफेस्टेशन होते हैं ये सारे। और दूसरे ड्राई बेरीबेरी, उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड वीकनेस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड, सिस्टमिक मोटर एंड सेंसर न्यूरोपैथी, पेन, पैरास्थेसिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस स्पेशली इन द लोअर लिम्ब, कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होती है वो लॉस हो जाती है, मसल क्रैम्प्स, मसल एट्रोफी, ये सब देखने को मिलता है ड्राई बेरीबेरी। जो वीकनेस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेट में CVS मैनिफेस्टेशन। फिर इन्फेंटाइल बेरीबेरी होती है, उसमें भी CVS मैनिफेस्टेशन और एक पॉलीयूराइटिस, ये देखने को मिलते हैं चीज़ें मेन डेफिशिएंसी ऑफ B1 विटामिन B1। और उसके बाद है वर्निकेस एनकेफेलोपैथी, अब ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? एक तो वो क्रॉनिक अल्कोहलिक होगा, उसके बाद सिम्टम्स होंगे, इसका निमोनिया गोआ, जी से है ग्लोबल कन्फ्यूजन, O से है ऑफ्थेल्मोप्लीजिया या निस्टैग्मस, ए से है अटेक्सिया।
तो पेशेंट तो क्रॉनिक अल्कोहलिक होगा, इसका मतलब B1 डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर टोसिस ऑफ आईलिड मतलब ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, कन्फ्यूजन, निस्टैग्मस, ये सारे सिम्टम्स होंगे। सो डायग्नोसिस वर्निकेस एन्केफेलोपैथी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस होता है, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया या टॉसिस होता है, ट्रंकल एटेक्सिया एंड कन्फ्यूजन। तो ये सारे सिम्टम्स है वर्निकेस एन्केफेलोपैथी। उसके बाद और एक सिंड्रोम है वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें वर्निकेस एन्केफेलोपैथी है एसोसिएटेड विथ मेमोरी लॉस एंड कन्फेब्युलेटरी साइकोसिस। उसका निमोनिक है MP के वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम। उसका पूरा निमोनिक हुआ गोवा MP। गोवा ऐसे वर्निकेस एन्केफेलोपैथी एंड गोवा MP हुआ वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम का। MP पहला है मेमोरी लॉस और दूसरा P है साइकोसिस। क्लियर। तो ये सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स आर एग्रीवेटेड इन ट्रांसकीटोलेस डेफिशिएंसी, ये भी याद रखना, सिम्टम्स आर एग्रीवेटेड इन ट्रांसकीटोलेस डेफिशिएंसी। तो ये था विटामिन B1 के बारे में। उसके सोर्स देख लिए, उसका एक्टिव फॉर्म, कोएंजाइम कौन सी रिएक्शन में काम आता है, डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी, वर्निकेस एन्केफेलोपैथी, वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम। उसके बाद राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 क्वेश्चन के फॉर्म में करता है, ड्यूरिंग फोटोथेरापी विच विटामिन इज सप्लीमेंटेड, तो वो है राइबोफ्लेविन। इसलिए क्योंकि राइबोफ्लेविन इट इज़ हीट रेजिस्टेंट, इसलिए ड्यूरिंग फोटोथेरापी राइबोफ्लेविन इज सप्लीमेंटेड। फिर व्हेन वी टेक B कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, तो B कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आएंगे, तो डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन होगा, तो वो किसकी वजह से होगा, राइबोफ्लेविन की, क्योंकि ये ऑरेंज या येलो पिगमेंट रिलीज करता है कि पिगमेंट, इट इज़ अ पिगमेंटेड विटामिन, इट गिव्स येलो कलर टू द यूरिन, इसलिए इसका दूसरा नाम है वारबर्ग येलो एंजाइम, इट इज़ द पिगमेंटेड विटामिन राइबोफ्लेविन। उसके बाद विच विटामिन इज अ रिडॉक्स विटामिन, राइबोफ्लेविन। रिडॉक्स विटामिन इसका मतलब ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाता है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाता है ये राइबोफ्लेविन। कुकिंग फूड विथ will not destroy this vitamin, again riboflavin, क्योंकि it is a heat resistant vitamin, so pigmented vitamin, then it gives urine yellow color। vitamin B2 riboflavin and B3 niacin, they are redox vitamin, ये याद रखना है, B2 and B3 are redox vitamin। it is supplemented during phototherapy as it is light sensitive, sorry it is heat resistant and light sensitive vitamin, plus it is a heat resistant vitamin also। और एक्टिव फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन तो वो है ये FAD FAM, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD FMN, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN तो कोएंजाइम के तरह एक्ट करता है और FAD भी कोएंजाइम के तरह एक्ट करता है। तो ये उसके रिएक्शन के नाम है, कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस के साथ काम करता है, फिर L-amino ऑक्सीडेज, फिर FAD it also acts as a coenzyme and it is associated with following enzymes, तो ये सारे enzymes के नाम। तो ये राइबोफ्लेविन की बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, इनिशियली पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज होते रहता है राइबोफ्लेविन, सो इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होगा। सीवियर केसेस में एक तो काइलोसिस विच इज पिगुलर इन द एंगल ऑफ द माउथ, देन थिनिंग एंड मैसरेशन ऑफ द एपिथेलियम, फिशर्स एक्सटेंडिंग रेडियली टू द स्किन, तो एक तो काइलोसिस दिखेगा हमें, देन ग्लोसाइटिस भी दिखेगा, रेड कलर, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, मैजेंटा कलर टंग, देन आइज में केराटाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, देन मोस्ट स्पेसिफिक फीचर इट इज कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, ये देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन देखने को मिलेगा, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। फिर अदर फाइंडिंग्स सेबरिक डर्मेटाइटिस एंड अनीमिया। डेफिशिएंसी तो काइलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, मैजेंटा कलर टंग और आइज में कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, सेबरिक डर्मेटाइटिस एंड अनीमिया। तो ये राइबोफ्लेविन के बारे में। विटामिन B2। उसके बाद विटामिन B3 नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, इट इज़ एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड विटामिन। तो ये बनता किससे है, ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू नियासिन विद द हेल्प ऑफ B2 B6 एंड आयरन। सो ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनता है विद द हेल्प ऑफ B2 B6 एंड आयरन। एक्टिव फॉर्म NAD+ एंड NADP+, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD+ एंड NADP+, बस ये याद रखना। अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, कैसल्स नेकलेस मतलब फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस, तो जहाँ पे स्किन एक्सपोज्ड एरिया होगा वहाँ पे डर्मेटाइटिस होगा। सिमेट्रिकल एरिथमेटस स्केली लीजन ऑन द सन एक्सपोज्ड एरिया, तो इस तरीके से नेक के अराउंड कॉलर जैसा बनता है, इसे कहता है कैसल्स नेकलेस विच इज़ फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस। और फिर लाइकेनिफाइड लीजन्स भी देखने को मिलेंगे ऑन बोथ द हैंड्स, नोन एज गॉन्टलेट ऑफ पेलाग्रा, नियासिन डेफिशिएंसी में पेलाग्रा देखने को मिलता है। फिर अगेन NAD+ acts as a coenzyme, so every dehydrogenase required NAD+ except enzymes that require FAD or FAD+.
फिर NADP प्लस जनरेटिंग रिएक्शंस, तो ये इस रिएक्शन का नाम है. देन NADPH रिक्वायरिंग एंजाइम्स, तो ये सारे रिएक्शन का नाम है. NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड फोलेट रिडक्टेज. तो ये NADPH की रिक्वायरमेंट है. ऑल रिडक्टेज दे रिक्वायर NADPH, तो याद रखना ऑल रिडक्टेज रिक्वायर NADPH. अब नियासिन डेफिशिएंसी, इनिशियली दे प्रेजेंट विथ वेक सिम्टम्स बट दे प्रोग्रेस टू पेलाग्रा. ओके, नियासिन डेफिशिएंसी में पेशेंट को पेलाग्रा होगा. इसका निमोनिक है 4Ds: डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेलाइटिस एंड डेथ. डायरिया होगा, देन डिमेंशिया, देन डिप्रेसिव साइकोसिस, डेथ. ओके, डेथ इन एडवांस केस एंड फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस, जो कैसल नेकलेस था वो हमने देखा. तो ये नियासिन डेफिशिएंसी की वजह से हो, ये सारे सिम्टम्स होंगे. डायरिया, डिमेंशिया, डिप्रेसिव साइकोसिस, डेथ एंड फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस, कैसल्स नेकलेस. TB पेशेंट में भी ये नियासिन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, क्योंकि जो आइसोनियासिड है इट डिक्रीजेज द नियासिन सिंथेसिस. तो TB पेशेंट में ये कॉमनली देखने को मिलता है नियासिन डेफिशिएंसी. पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स, तो एक डिसीज है हार्ट नर्व डिसीज ड्यू टू डिक्रीज ट्रिप्टोफान. देन कार्सिनोइड सिंड्रोम, इसमें ट्रिप्टोफान इज यूज्ड फॉर सीरोटोनिन प्रोडक्शन. देन B6 डेफिशिएंसी, मेज एंड कॉर्न डाइट, जुआर डाइट, इन सब में ट्रिप्टोफान डिक्रीज होता है, इसकी वजह से नियासिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. सो हार्ट नर्व डिसीज ड्यू टू डिक्रीज ट्रिप्टोफान, कार्सिनोइड सिंड्रोम, B6 डेफिशिएंसी, मेज या कॉर्न डाइट एंड जुआर डाइट. नियासिन टॉक्सिसिटी एंड मोस्ट फेटल सिम्टम इज कंडीशन इज फुलमिनेंट हेपेटाइटिस. फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बस याद रखना. ट्रीटमेंट इज प्री मेडिकेशन विथ एस्पिरिन, लेरोपिट्रैन. तो ये था नियासिन के बारे में. उसके बाद है विटामिन B5. ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर है विटामिन B7 या बायोटिन या विटामिन H. अब विटामिन इसका सोर्स है एग यॉक. एग यॉक में बायोटिन प्रेजेंट होता है, और जो एग वाइट होता है उसमें एविडिन प्रेजेंट होता है, और ये एविडिन इट इज़ द एंटीडोट फॉर बायोटिन. एविडिन इज़ द एंटीडोट फॉर बायोटिन, तो ये याद रखना. सो अगर पेशेंट सिर्फ एग यॉक खाता रहेगा तो बायोटिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, और एविडिन जो उसका एंटीडोट है वो नहीं होगा. सो यंग एडल्ट हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग रॉ एग्स डेली डेवलप्स एरिथमेटस रैश अराउंड द नोज, आइज, माउथ, which enzyme is affected in this person. So raw egg they contains avidin which inhibits biotin. क्या करेगा? बायोटिन को इनहिबिट करेगा. So active form is carboxybiocytin and it has coenzyme role बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो कार्बोक्सिलेशन में काम आता है ये बायोटिन. और कुछ बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन भी है, इसमें ये सारे 4 एंजाइम्स के नाम है. गामा कार्बोक्सिलेशन, मैलिक एंजाइम, एयर कार्बोक्सिलेज फॉर प्यूरिन सिंथेसिस, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 and 2. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है. गामा कार्बोक्सिलेशन, मैलिक एंजाइम, एयर कार्बोक्सिलेज एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 and 2. बायोटिन डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? एक तो मेंटल चेंजेस लाइक डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, स्केलिंग, सेवेरिक एंड एरिथमेटस रैश. ठीक है, डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होगा तो इसलिए शैम्पू या मैनी शैम्पू कंटेन्स बायोटिन. डैंड्रफ ना हो इसलिए. सो स्केलिंग, सेवेरिक एंड एरिथमेटस रैशेज हो गए. बायोटिडिनेज इट्स रिलीज एक्टिव फॉर्म ऑफ बायोटिन डेफिशिएंसी, लीनर्स प्रोसीजर. स्ट्रेप्टोएविडिन इट इज अगेन एंटीडोट फॉर बायोटिन. तो ये बायोटिन के बारे में था. ये कार्बोक्सिलेशन में काम आता है वो याद रखना. और कौन सी बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो याद रखना. बस तो ये थे सारे एनर्जी रिलीजिंग एंड विटामिन. क्या देखते हैं विटामिन B6 एंड विटामिन C के बारे में. तो पहले विटामिन B6, उसका दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन और एक्टिव फॉर्म उसका नाम है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, उसका एक्टिव फॉर्म उसका नाम है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. इट इज़ नीडेड फॉर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. अब विटामिन B6 जो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 6 रिएक्शंस. तो पहली है ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन. इसमें होता क्या है? अमाइनो एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड, और ये कीटो एसिड फिर एंटर करता है इनटू TCA साइकिल. तो इसके लिए चाहिए होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. तो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के AST एंड ALT उसके लिए चाहिए होता है. इन केस ऑफ PLP डेफिशिएंसी क्या होगा? ग्लाइकोक्सिलेट वो कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सलेट. ग्लाइकोक्सिलेट नॉर्मली ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. लेकिन अगर B6 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये ग्लाइकोक्सिलेट कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सलेट, और ये फिर यूरिन में पास होगा, जिसे कहता है ऑक्सलूरिया. तो ये पहला ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. फिर दूसरा है अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन. इसमें न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन में हेल्प करता है. न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन लाइक हिस्टिडीन टू हिस्टामिन फॉर्मेशन, देन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन टू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन विच इज सेरोटोनिन. तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड गाबा फॉर्मेशन. तो न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है. रिएक्शन का नाम है अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन. तो 2 रिएक्शन हो गई, ट्रांस अमाइनेशन एंड अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन.
उसके बाद तीसरी है ट्रांस सल्फाइरेशन, मतलब सल्फर ग्रुप जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो होमोसिस्टीन प्लस सीराइन इज कन्वर्टेड इनटू अल्टीमेटली होमोसीराइन के होमोसीराइन एंड सिस्टीन। तो सल्फर ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा और एंजाइम रिक्वायर्ड सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस एंड PLP चाहिए होता है। तो PLP अगर नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो फिर यूरिन में पास होगा। तो उसे कहते हैं होमोसिस्टीनीमिया एंड होमोसिस्टीनूरिया। यूरिन में भी पास होगा और ब्लड में भी एक्यूमुलेट होगा। तो ये दो डिसीज हमने देख ली, एक तो ये ऑक्सैलूरिया वाली और ये होमोसिस्टीनीमिया एंड होमोसिस्टीनूरिया। तो ये तीसरी रिएक्शन ट्रांस सल्फाइरेशन। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। इसमें 3-हाइड्रोक्सीकाइन्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू 3-हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट विच एंटर्स इनटू कीटोजेनिक साइकिल एंड NADPH मेटाबॉलिज्म। अगर ये नहीं होगा देन 3-हाइड्रोक्सीकाइन्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू ज़ैंथुरेनिक एसिड और फिर ज़ैंथुरेनिक एसिड भी यूरिन में पास होगा एंड इट लीड्स टू पेलेग्रा-लाइक सिम्टम्स। क्लियर, ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। देन हीम सिंथेसिस, सक्सिनाल-CoA प्लस ग्लाइसिन के ALA सिंथेसिस एंजाइम एंड PLP इज द कोएंजाइम लीड्स टू हीम फॉर्मेशन। तो हीम फॉर्मेशन अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हीम फॉर्मेशन नहीं होगा तो अनीमिया होगा। अगेन PLP डेफिशिएंसी लीड्स टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। देन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज with the help of enzyme glycogen phosphorylase and PLP is the coenzyme and site is liver and muscle. 80% is stored here in liver and muscle, 80% glycogen. तो ये 6 रिएक्शन देख लिया हमने, ट्रांस अमाइनेशन, देन डीकार्बोक्सिलेशन, देन ट्रांस सल्फरेशन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, देन हीम सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो 6 रिएक्शन में काम आता है विटामिन B6 6 रिएक्शन। क्लियर। फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशंस, तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो फॉर्म में नहीं होगा। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पर्सनालिटी चेंजेस, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, कन्वर्जन्स। कि गाबा सिंथेसिस नहीं होगा तो उसकी वजह से कन्वर्जन्स होंगे। देन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, देन पेलेग्रा। तो ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद यूरिन में क्या पास होगा, एक तो होमोसिस्टीनूरिया, देन ज़ैंथुरेनिक एसिड एंड ऑक्सैलूरिया। वे यूरिनरी अनाइलेट्स एक्सीडेड इन PLP डेफिशिएंसी, होमोसिस्टीन, ज़ैंथुरेनिक एसिड एंड ऑक्सैलेट। फिर 4 इंपॉर्टेंट ड्रग रिएक्शंस याद रखना है, आइसोनियाजिड, पेनिसिलिनामाइन, साइक्लोसेरिन एंड L-डोपा। तो ये 4 ड्रग्स क्या करें, विटामिन B6 फॉर्मेशन इसको कम करते हैं। तो जब भी हम ये ड्रग्स दें तो हमें B6 सप्लीमेंट्स देने चाहिए। तो ये उसकी 4 ड्रग इंट्रैक्शंस, आइसोनियाजिड, साइक्लोसेरिन, पेनिसिलिनामाइन एंड L-डोपा। फिर PLP एंड हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर। विटामिन B6 क्या करता है, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब हार्मोन और रिसेप्टर उनका बाइंडिंग उसको इनहिबिट करता है। लेकिन अगर B6 डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसकी वजह से हार्मोन की एक्शन वो भी इंक्रीज़ होगी। हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर जो होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर एक्सेट्रा, तो उसमें एक्शन ऑफ द हार्मोन इंक्रीज़ होगी। फिर टॉक्सिसिटी में लीड्स टू सेंसरी न्यूरोपैथी। फिर B6 इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ होमोसिस्टीनीमिया के जो भी B6 डेफिशिएंसी की मैनिफेस्टेशन पता है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, होमोसिस्टीनिया, अनीमिया, रेटिनल एट्रोफी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, स्किज़ोफ्रेनिया, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये याद रखना है। तो ये विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन के बारे में। ये 6 रिएक्शंस, ये मैनिफेस्टेशंस, ड्रग इंट्रैक्शंस एंड देन ट्रीटमेंट। इसके बाद विटामिन C, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ह्यूमन्स कैनॉट सिंथेसाइज्ड विटामिन C डिडक्शन ऑफ L-ग्लूनोलेक्टोन ऑक्सीडेज। फंक्शन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में काम करता है ये। फिर दूसरा कोएंजाइम ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट लिंक्ड आयन कंटेनिंग प्रोलीन एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। इन शॉर्ट कोलेजन मैन्युफैक्चरिंग, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये विटामिन C। अगर नहीं होगा देन ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होंगी लीडिंग टू अनीमिया। फिर फेरिक टू फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी विटामिन C चाहिए होता है। हेंस विटामिन C डेफिशिएंसी कॉजेस अनीमिया। कि उसका फंक्शन का निमोनिक है डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट, एक तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, देन कोलेजन क्रॉस लिंकिंग के लिए, देन ये A है एंटीऑक्सीडेंट, S है स्टीरॉयड फॉर्मेशन, फिर ये C है कोलेजन फॉर्मेशन एंड कैटरेक्ट प्रिवेंशन, फिर ये OR है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, B है बोन फॉर्मेशन, फिर विटामिन A एंड E प्लस विटामिन C दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर T इज़ फॉर ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, तो ये उसके फंक्शंस है एस्कॉर्बिक एसिड के। ये डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट याद रखना है। द अदर फंक्शन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, आयन एब्जॉर्प्शन एंड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये उसके फंक्शंस हो गए विटामिन C के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो उसे कहते हैं स्कर्वी,
टेंडेंसी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, तो ब्लीडिंग गम्स होंगे, इन्फ्लेम्ड गम्स, ब्लीडिंग गम्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस, हीमार्थ्रोसिस, देन स्कॉर्ब्यूटिक रोसरी ऐसे बीडेड अपीयरेंस होगा ड्यू टू बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट और पुशिंग इन ऑफ द स्टर्नम अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, इसलिए बीडेड अपीयरेंस होगा। सिमिलर टू रैकेटिक रोसरी। ब्लीडिंग गम्स, पेटिकिए, एकामासिस, स्प्लिंटर हेमरेज, हीमार्थ्रोसिस, सूडो पैरालिसिस या पिथ फ्रॉग लेग अपीयरेंस। ये याद रखना है। सूडो पैरालिसिस हो, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा तो जो नी मूवमेंट होती है वो कम हो जाएगी, इसी वजह से सूडो पैरालिसिस होगा। पिथड फ्रॉग लेग अपीयरेंस एंड स्कॉर्बिडिक रोजरी एंड अनीमिया। ये सारे उसके मैनिफेस्टेशन हैं। देन डिलेड वुंड हीलिंग ऑल्सो। उसके बाद इन्फेंटाइल स्कर्वी ऑल्सो नोन एज बार्लोस डिसीज सीन इन इन्फेंट्स बिटवीन 6 to 12 months ऑफ एज। व्हेन वीनिंग स्टार्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑकर्स। वीनिंग जब स्टार्ट हो जाता है तब विटामिन सी सप्लीमेंट करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे देन इन्फेंटाइल स्कर्वी होगा, ऑल्सो नोन एज बार्लोस डिसीज। तो ये विटामिन सी के बारे में।